गांव के तमाम लोग इसहाक के घर में इकट्ठे हुए थे। हर कोई हैरान था कि इसहाक चंद दिनों से मेहनत मजदूरी के लिए नहीं जा रहा, मगर फिर भी वो खुशबाश रहता है। जब देखो वो हाथों में बेशुमार लिफाफे पकड़े नजर आता है। इन लिफाफों में ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ बेहद कीमती चीज़ें होती थीं। सारा गांव इस तब्दीली पर बहुत हैरान था। हर किसी के लबों पर यही सवाल था कि इसहाक इतनी जल्दी कैसे बदल गया। इसके हालात तो ऐसे थे कि 2 वक्त की रोटी पकना मुश्किल थी। इसहाक ने जब गांव के तमाम लोगों को अपने घर में देखा तो परेशान हो गया। गांव के चंद मुअज़्ज़िज़ अफराद ने इसहाक को अपने कमरे में बुलाया और पूछा, भाई इसहाक, तुम बहुत नेक नीयत, साफ और शरीफ इंसान हो। मेहनत मजदूरी करके अपने घर के अखराजात पूरे करते हो, मगर हमने तुम में एक तब्दीली देखी है। लगता है तुमने मेहनत मजदूरी के बजाय कोई गैर कानूनी काम शुरू कर दिया है। याद रखो, अगर तुम कोई गैर कानूनी काम करते हुए पकड़े गए तो तमाम गांव वाले तुमको गांव से निकाल देंगे। इसहाक पहले तो इनकी बातें सुनकर परेशान सा हो गया, मगर अपने हवास बहाल रखते हुए बोला, मेरे अच्छे भाइयों, तुम लोगों ने ये क्यों सोच लिया कि मैं कोई गैर कानूनी काम करूँगा? मुझे आप लोगों ने इज्जत दी। मुझे आप लोगों की इज्जत इतनी ही प्यारी है जितने मुझे खुद अपनी इज्जत का ख्याल है। मैं तुम लोगों को बिल्कुल सच बताऊंगा। असल में मेरे एक मामू थे जो कराची में बिल्कुल अकेले रहते थे। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी सारी जायदाद और बत्तख इसहाक को दे दी जाए। चूँकि मैं अपने मामू का लाडला और इकलौता भांजा हूँ, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। अब तुम लोग ये भी पूछोगे कि जायदाद के साथ बत्तख क्यों दी? तो भाइयों, मेरे मामू को इस बत्तख से बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि यही बत्तख थी जो उनकी साथी थी। मैं अपने मामू की जायदाद का इकलौता वारिस बन चुका हूँ, इसलिए अब मेहनत मजदूरी के बजाय अपना कारोबार करूँगा। गांव वाले इसहाक की मासूमाना गुफ्तगू पर यकीन करके वापस लौट गए। इसहाक ने गांव वालों के जाते ही घर का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया और बत्तख के पिंजरे की तरफ भाग गया, क्योंकि बत्तख ने अंडा देना था। ये कोई आम बत्तख नहीं थी, बल्कि ये बहुत ख़ास बत्तख थी जो इसहाक को शहर से आते हुए ज़ख्मी हालत में मिली थी। वो इस बत्तख को उठाकर गांव ले आया था और मरहम पट्टी करने के बाद उसे पिंजरे में बंद कर दिया। बत्तख का अंडा दूसरे अंडों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अंडे का रंग तो खालिस सोने जैसा था। इसहाक ने हैरत से अंडा पकड़ा तो बेहोश होते होते बचा, क्योंकि बत्तख ने सोने का अंडा दिया था। इसहाक ने अपनी बीवी को बुलाया, सोने के अंडे का बताया तो उसकी खुशी से चीख निकलते रुकी। अब इसहाक रोज़ाना बत्तख का अंडा लिफाफे में डालकर शहर बेच आता, जिसकी उसे मुनासिब कीमत मिल जाती थी। सुनार इसहाक की सादगी और मासूमियत को जान चुका था, इसलिए इसहाक को असल कीमत से बहुत कम देता, मगर फिर भी इसहाक इस रकम को बहुत ज़्यादा समझकर खामोशी से घर चला आता। इसहाक ने बत्तख को बहुत खूबसूरत पिंजरे में बंद कर लिया। बत्तख का अंडा उसकी नेकी का सिला था, जो उसने ज़ख्मी बत्तख को घर लाकर उसकी मरहम पट्टी करके की थी। चंद रोज़ बाद इसहाक की बीवी ने उसे कहा, मेरी ख्वाहिश है कि हमें ज़्यादा रकम मिल जाए और हम गांव छोड़कर शहर चले जाएं। गांव वाले हमें अजीब नज़रों से देखते रहते हैं। इसहाक ने अपनी बीवी की बात सुनी तो मुस्कुरा कर बोला, नेक बख्त, तुमने तो मेरे दिल की बात की है। तुम रोज़ाना जो रकम जमा कर रही हो, जब बहुत ज़्यादा हो गई तो मैं उसी दिन गांव छोड़कर शहर चला जाऊंगा, जहां जाकर हम बहुत आलीशान घर खरीद कर रहेंगे। हमारे पास गाड़ी भी होगी, जहां मर्जी जाएंगे, कोई शक की नज़र से नहीं देखेगा। इसहाक की बीवी ने उसे कहा, मेरे जहन में एक तरकीब आई है, जिस पर अमल करने से हमारे पास ढेर सारी दौलत एकदम आ जाएगी। इसहाक ने तरकीब पूछी तो उसकी बीवी बोली,
اگر تم میری ترکیب پر عمل کر لو تو ہم سب سے زیادہ مالدار بن جائیں گے، ہمارے پاس ڈھیر و دولت کے ساتھ کئی نوکر ہوں گے، ہم ساری عمر مزے سے گزاریں گے۔ اسحاق نے جب اپنی بیوی کی خوشی دیکھی تو بولا، اے نیک بخت، مجھے کچھ بتائے گی بھی یا خود ہی خوش ہوتی رہو گی؟ اسحاق کی بیوی نے قریب آ کر اس کے کان میں کہا، تم خود دیکھ لو، ہماری بطخ روزانہ سونے کا انڈا دیتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیٹ میں ڈھیر سارا سونا موجود ہے۔ اگر اس کے پیٹ میں سونا نہ ہوتا تو یہ دوسری بطخوں کی طرح عام انڈا دیتی۔ اگر ہم اس کا پیٹ چاک کر کے وہ سارا سونا نکال لیں تو ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے اور شہر جا کر آرام کی زندگی گزاریں گے۔ اسحاق اپنی بیوی کی بات سن کر خوشی سے اچھل پڑا اور بولا، تم نے ساری زندگی میں یہ سب سے اچھی بات کہی ہے۔ تم کو میں بے وقوف سمجھتا تھا، مگر نیک بخت تم تو بہت عقل مند ہو۔ اب جلدی سے باورچی خانے میں جاؤ اور تیز دھار والی چھری لے کر آ جاؤ، میں اسی وقت بطخ کا پیٹ چیر کر سارا سونا نکال لیتا ہوں۔ اسحاق کی بیوی دوڑتی ہوئی باورچی خانے میں گئی اور سب سے تیز دھار والی چھری لے آئی۔ اسحاق نے جلدی سے بطخ کو پکڑا اور فوراً اس کی گردن پر چھری چلا دی، جس سے خون کی تیز دھار نکلی۔ بطخ کا پیٹ چیرا تو اس میں سے سوائے آنتوں کے کچھ نہ نکلا، بطخ بھی مر چکی تھی۔ اسحاق اور اس کی بیوی نے جب بطخ کو مرے ہوئے دیکھا تو زاروں قطار رونے لگے۔ اسحاق کی بیوی اپنا سر پیٹنے لگی کہ میں نے یہ مشورہ دیا تھا، ہمیں کچھ نہ ملا اور بطخ بھی مر گئی۔ اسحاق بھی اپنی بیوی کی بے وقوفی پر خوب رو رہا تھا کہ اس نے لالچ میں آ کر روزانہ سونے کا انڈا دینے والی بطخ کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا۔ اب سوائے پچھتانے کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ پیارے بچوں، زیادہ لالچ کرنے والا ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔